ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मोनोमर, उसके अकॉर्डिंग होमोपॉलीमर एंड अ कोपॉलीमर, दो टाइप है हमारे, होमोपॉलीमर एंड सेकंड है कोपॉलीमर। ओके, व्हाट इज मीन बाय होमोपॉलीमर? ठीक है ना, जब आप कोई भी पॉलीमर बनाते हैं तो उसके अंदर में हम लोग मोनोमर को यूज़ करते हैं। तो होमोपॉलीमर के अंदर में सेम काइंड ऑफ मोनोमर रहेंगे। होमोपॉलीमर के अंदर में क्या रहेंगे? सेम काइंड ऑफ मोनोमर रहेंगे। मान लीजिए आप लोग पॉलीथीन बना रहे हो तो उसके अंदर में जो मोनोमर है वो कैसे है? सेम काइंड ऑफ मोनोमर है। तो जो भी पॉलीमर बनाते वक्त अगर आपके मोनोमर चेंज नहीं होते हैं, सेम काइंड ऑफ मोनोमर होते हैं, तो उसे हम कहते हैं होमोपॉलीमर। होमो यानी सेम। उसके बाद होता है कोपॉलीमर, या फिर उसको बोलते हैं हेटेरोपॉलीमर। कोपॉलीमर आर हेटेरोपॉलीमर। व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग द पॉलीमर देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर इज देयर। वहाँ पर क्या रहेंगे? डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर रहेंगे। तो उसे हम क्या कहते हैं? कोपॉलीमर, या फिर क्या कहते हैं? हेटेरोपॉलीमर कहते हैं। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ और बड़ा, तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर। नंबर फर्स्ट होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर नाम से समझ में आ रहा है हमें, होमोपॉलीमर द पॉलीमर विच हैव ओनली वन टाइप ऑफ रिपीटिंग यूनिट इज कॉल्ड एज होमोपॉलीमर। वो डेफिनेशन वो लिखना है आपको। फॉर एग्जांपल polythene, nylon 6, these are the example of the homopolymer। उसके बाद सेकंड है हमारा कोपॉलीमर। कोपॉलीमर पॉलीमर विच हैव टू आर मोर टाइप ऑफ रिपीटिंग यूनिट आर कॉल्ड कोपॉलीमर। दो आर दो से ज़्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट रहेंगे, उसे हम कहते हैं कोपॉलीमर। डिफरेंट मोनोमर, फॉर एग्जांपल बुना S, बुना N, these are the name of the polymer। बुना S, बुना N are the polymer के नेम है कोपॉलीमर। तो ये हुआ हमारा ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट मोनोमर। अब लास्ट टाइप बचा है क्लासिफिकेशन का हमारा। लास्ट टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ बायोडिग्रेडेबिलिटी। ठीक है, यहाँ तक ऑन द बेसिस ऑफ बायोडिग्रेडेबिलिटी। ठीक है ना, आपको पता है बायोडिग्रेडेबल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं? द सब्सटेंस दैट कैन बी डिग्रेड इन अ नेचर आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। रेगुलरली हम क्या बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल को? आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम जिसका डिग्रेडेशन होता है, नेचर में अपने आप डिग्रेड होता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। ठीक है ना। सो और जो जिसका डिग्रेडेशन नहीं होता है उसको क्या कहेंगे? नॉन बायोडिग्रेडेबल। Most synthetic polymer are not affected by microbe, these are called as the non-biodegradable polymer। जो भी सिंथेटिक चीज़ है, जैसे आपका पॉलीथीन है, पॉलीथीन का डिग्रेडेशन होता है क्या? नहीं होता है। आपके जो पाइप है, PVC पाइप, ये जो बटन है, इसका डिग्रेडेशन होता है क्या? नहीं। these are the नॉन बायोडिग्रेडेशन, जिसका डिग्रेडेशन नहीं होता है। दिस फॉर्म द वेस्ट मटेरियल विच टाइप ऑफ द एनवायरमेंट वेरी लॉन्ग टाइम एंड पोल्यूशन हज़ार। सभी को पता है उसके क्या होता है, इसीलिए बोलते हैं ना प्लास्टिक मत यूज़ करो, प्लास्टिक मत यूज़ करो। क्यों कहा जाता है? इसीलिए क्योंकि उनका डिग्रेडेशन नेचर में नहीं होता है, इसलिए कहते हैं उसको। द मोस्ट नेचुरल फाइबर इन कॉन्ट्रास्ट आर द बायोडिग्रेडेबल। अटेम्प्ट टू द टेक द एनवायरमेंट प्रॉब्लम। जो भी रिसर्च हो रहे हैं वो सबसे ज़्यादा रिसर्च हमारे बायोडिग्रेडेबल पर हो रहे हैं कि किस तरह से हम लोग बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर को बनाएंगे, प्रिपेयर करेंगे, उसके ऊपर
मैक्सिमम रिसर्च हो रहे हैं। ओके, सो बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल की डेफिनेशन लिख लीजिए, उसको रिवर्स कर दीजिए, या फिर जो आपको पता है वो बायोडिग्रेडेबल की आप लिख सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर देना ही चाहिए। बायोडिग्रेडेबल जो आप रेगुलर लिखते हो, जे कैन बी डिग्रेडेड, उसको लिख सकते हो। नॉन बायोडिग्रेडेबल, डू नॉट अफेक्टेड बाय द माइक्रोबीज, दैट इज कॉल्ड एज द नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल के अंदर में एग्जाम्पल जितने भी आप पढ़ते हो, पॉलीथीन हुआ, पॉलीथीन, पीवीसी पाइप, ठीक है ना, नायलॉन थ्रेड, ऑल दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ द नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल के एग्जाम्पल सामने पढ़ेंगे, यहाँ पर नहीं लिखा है, सामने में है ये टॉपिक, सामने पढ़ेंगे, इसी लेसन में सामने देकर है एग्जाम्पल के साथ। तो ये हुआ हमारा टोटल क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, ठीक है ना। तो ये था हमारा टोटल क्लासिफिकेशन, ओरिजिन, स्ट्रक्चर, फोर्सेस, मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, नंबर ऑफ मोनोमर, बायोडिग्रेडेबिलिटी, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब हम जो भी पढ़ रहे थे तो पॉलीमर के नाम आ रहे थे, बहुत सारे पॉलीमर के नाम आ रहे थे। अब हमें सारे पॉलीमर के बारे में पढ़ना है वन बाय वन। ओके, तो अब हम पॉलीमर की पढ़ाई करने वाले हैं, ठीक है ना। तो अब हम पढ़ेंगे पॉलीमर। फर्स्ट पॉलीमर, सम इम्पोर्टेंट पॉलीमर। फर्स्ट पॉलीमर रबर, पहला पॉलीमर पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग, जिसको हम लोग रेगुलर यूज करते हैं, रबर। रबर को, जो रबर होता है, आपको पता है ना, रबर नेचुरल पॉलीमर है। रबर क्या है? नेचुरल। उसके ट्रीज होते हैं रबर के, उसका एक लैटेक्स स्टिकी सब्सटेंस को कलेक्ट कर कर रबर को प्रिपेयर किया जाता है। ओके, सो रबर नॉट आर्टिफिशियल, इट इज़ अ नेचुरल, ठीक है ना। रबर क्या होता है हमारा? नेचुरल होता है। रबर को प्रिपेयर करने के लिए रबर के अंदर में जो लैटेक्स होता है, उसका जो मोनोमर होता है, दैट इज कॉल्ड एज द आइसोप्रीन। उसका कॉमन नेम क्या है? आइसोप्रीन। आइसोप्रीन इज द कॉमन नेम। IUPAC नेम 1,2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन। IUPAC नाम क्या है? 1, 2, 3, 4, 2 मिथाइल, 1 पर और 3 पर डबल बॉन्ड, 1, 3, 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटा, डबल बॉन्ड इसलिए ENE, 2 है इसलिए डा, 1, 3 ब्यूटाडाइन। तो ये है उसका IUPAC नेम। तो इट इज अ मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर अप टू द एंड टाइम। बहुत सारे रहेंगे ये, ठीक है ना, बहुत सारे यूनिट है। अब दे कैन बी कन्वर्टेड टू द पॉलीमर। पॉलीमर के अंदर में क्या करना है हमें? जब भी आप मोनोमर का यूज कर कर पॉलीमर बनाओगे तो उसके अंदर में जो डबल बॉन्ड है उसको ब्रेक कर देना है। सबसे पहला काम क्या है? CH2 C CH3, डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड को ब्रेक करना है। एक बॉन्ड ब्रेक यानी 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड ब्रेक यानी 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद CH2, डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड को ब्रेक करा दो, ठीक है, एक बॉन्ड ब्रेक हुए। अब ऐसे बहुत सारे ऐड कर रहे हो आप एक दूसरे में, ऐसा ही दूसरा, ऐसा ही तीसरा, तो क्या होगा? ये और ये मिलाकर एक बॉन्ड बनाएंगे, ये और ये, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। यहाँ पर क्या आया? डबल बॉन्ड। अब दूसरा वाला जो है अटैच होते जाएंगे, जितने भी अटैच हो रहे हैं उस साइड में, और इधर के इस साइड में अटैच हो रहे हैं। कितने अटैच करोगे? कितने अटैच करोगे? कितने अटैच करोगे? अप टू द एंड टाइम एंड फॉर्म अ पॉलीमर आइसोप्रीन। इट इज पॉली आइसोप्रीन, and it is called as the
नेचुरल रबर। तो ये जो बना आपका, ये क्या है आपका नेचुरल रबर है, दैट्स कॉल्ड एज द पॉलीआइसोप्रीन। ठीक है, तो ये हमारा नेचुरल रबर बाय यूजिंग द मोनोमर। ये हमारा था मोनोमर, बॉन्ड ब्रेक कर दिए हमने, इधर बढ़ रहे हैं, ये इसमें का ये वो रिएक्शन है आपकी जो मैंने बताया है। तो ये जो बना ये दिस इज द नेचुरल रबर। ओके, तो ये है, ये उसी का स्ट्रक्चर है, एक दूसरे को अटैच किए, ये यही है, ठीक है, नेचुरल रबर का। तो ये हमारा नेचुरल रबर। ओके, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल रबर? नेचुरल रबर के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं? ये रिएक्शन, हाँ, ये रिएक्शन लिखना है आपको, हाउ टू प्रिपेयर द नेचुरल रबर। तो ये रिएक्शन है आपकी, ये रिएक्शन है। व्हाट इज द मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर? तो ये दिस इज द मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर एंड दिस इज द पॉलीमर ऑफ नेचुरल रबर। और वो जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो, ये ऐसे बहुत सारे जब आप अटैच करोगे तो वो ऐसा दिखेगा, जैसे ये एक ही यूनिट रखा है हमने, ऐसे दूसरा, तीसरा, चौथा, वो बढ़ते जाएगा। ठीक है, सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल रबर? सो पॉलीआइसोप्रीन हैज अ सिस कॉन्फ़िगरेशन, सी डबल बॉन्ड सी। यहाँ पर क्या होता है? सिस कॉन्फ़िगरेशन। सिस पता है ना, सिस एंड ट्रांस इक्वल सिस, अपोजिट ट्रांस, सो इट इज द सिस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है ना, सो वेरियस फोर्सेस, वंडरवाल फोर्सेस, इट कैन बी स्ट्रेचेस लाइक अ स्प्रिंग एंड एग्जिबिट द इलास्टिक प्रॉपर्टी। सभी को पता है रबर क्या होता है, इलास्टिक प्रॉपर्टी, स्ट्रेचेस होता है। कल मैंने बताया था आप लोगों को रबर के बारे में, स्प्रिंग एंड द इलास्टिक प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर जो नेचुरल रबर होता है, ये जो आपको मिला, जब ये ऑब्टेन होता है तो ये बहुत ही सॉफ्ट होता है। नेचुरल रबर जो होता है वो कैसे होता है? बहुत ही सॉफ्ट होता है, तो उसको आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं। नेचुरल रबर को डायरेक्टली यूज नहीं किया जाता है, तो उसको थोड़ा सा हार्ड करना पड़ता है बाय एडिंग सम अनदर कंटेंट, कुछ अनदर थिंग उसमें ऐड कर उसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, हार्ड करते हैं, क्योंकि वो बहुत ही सॉफ्ट है जिसको आप यूज नहीं कर सकते हो। तो जनरली रबर को, ये जो हमारा नेचुरल रबर है, ये जो नेचुरल रबर है, तो ये बहुत ही सॉफ्ट है, इसका आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हो। तो उसको यूज करने के लिए उसको थोड़ा सा हार्ड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उसको थोड़ा सा हार्ड करना पड़ेगा। तो उसको हार्ड करने के लिए कुछ उसके अंदर में जनरली सल्फर वगैरह ऐड किया जाता है। क्या ऐड करते हैं? सल्फर वगैरह ऐड करते हैं। ठीक है ना, तो नेचुरल रबर को हार्ड बनाकर यूजफुल रबर में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसेस फॉलो करते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग? वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। सॉफ्ट रबर, नेचुरल रबर कन्वर्ट इनटू द हार्ड, दैट इज यूजफुल रबर। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। क्या कहते हैं उसको हम लोग? वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। ओके, सो improve the some physical property of the natural rubber. Vulcan is carried out. It can be discovered by 1839 Charles Goodyear. This is the name of scientist जिन्होंने इस प्रोसेस को डिस्कवर किया, इन्वॉल्व इन द वल्कनाइजेशन। तो देखते हैं वल्कनाइजेशन में क्या होता है। जैसे मैंने कहा है आपको, सल्फर वगैरह ऐड करते हैं हम लोग उसके अंदर में। सो definition of vulcanization of rubber, this is the definition: the process by which a network of cross link introduced into an elastomer called as the vulcanization। तो ये हमारी डेफिनेशन है वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, उसको कन्वर्ट करने के लिए। वल्कनाइजेशन एनहेंस क्या होता है? मैंने पहले ही कहा है, ये सॉफ्ट होता है, आप इसका डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हो। सो दैट मीन्स इन द प्रोसेस ऑफ वल्कनाइजेशन उसके प्रॉपर्टी को एनहेंस करते हैं, फिजिकल जो प्रॉपर्टी होती है उसको एनहेंस करते हैं। द प्रॉपर्टी लाइक स्ट्रेंथ, स्टिफनेस, इलास्टिसिटी, टफनेस एक्सेट्रा।
उसके प्रॉपर्टी को बढ़ाते हैं हम लोग, क्योंकि वो बहुत ही सॉफ्ट है, उसको यूज नहीं कर सकते हम लोग। सो अब नेचुरल सर जनरली सल्फर वल्कनाइजेशन मैंने यहाँ पर लिखा है, क्या यूज करते हैं हम लोग, सल्फर। सल्फर वल्कनाइजेशन इज द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज फॉर दिस प्रोसेस। उसके अंदर में क्या ऐड किया जाता है, जनरली सल्फर को हम लोग ऐड करते हैं। सो इंप्रूव द प्रॉपर्टी ऑफ द नेचुरल रबर। ओके, तो व्हाट इज वल्कनाइजेशन ऑफ रबर आपके ध्यान में आ गया, ठीक है ना। कौन सा सब्सटेंस यूज करते हैं प्रोसेस के लिए वो भी ध्यान में आ गया। वल्कनाइजेशन क्या करता है वो भी आपके ध्यान में आ गया, ठीक है ना। वल्कनाइजेशन उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को बढ़ाता है, लाइक स्ट्रेंथ, स्टिफनेस, इलास्टिसिटी, स्टफनेस, इस तरह की चीज़ों को बढ़ाता है। तो उसे हम कहते हैं वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। तो ये हुआ फर्स्ट पॉलीमर नेचुरल रबर। ओके, नेक्स्ट पॉलीमर, अनदर पॉलीमर पॉलीथीन। नेक्स्ट पॉलीमर पॉलीथीन, अनदर पॉलीमर पॉलीथीन, पॉलीथीन। सो पॉलीथीन सभी को पता है, कोई नई बात नहीं है हमारे लिए पॉलीथीन। सो इन द पॉलीथीन द मोनोमर यूज इज अ इथीन। कौन सा मोनोमर यूज किया जाता है, इथीन। इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 अप टू द एन टाइम, बहुत सारे हैं। क्या होगा, डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड ब्रेक होगा, एक इधर बढ़ाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन, कितना भी बढ़ेगा, दूसरा इधर, कितने भी अटैच करो, कितने अटैच करोगे, अप टू द एन टाइम, एंड द फॉर्म द पॉलीमर दैट इज कॉल्ड एज द पॉलीथीन। सो इथीन इज अ मोनोमर, इथीन इज अ monomer of the polythene and the process is known as the polymerization। प्रोसेस होगा कहते हैं हम लोग पॉलीमराइजेशन कहते हैं। तो ये हमारा पॉलीथीन बन गया, ठीक है। इथिन लिया हमने, बहुत सारे हैं अप टू द एंड टाइम। यहाँ पर ध्यान में रखिए दिस एन बी मस्ट, वो लिखना बी मस्ट है पॉलीमर के अंदर में। अगर वो एन नहीं लिखते हो तो आपको मार्क नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो एन नहीं मतलब वो पॉलीमर नहीं, इसलिए बी मस्ट। ठीक है, लिखना ही पड़ेगा, अदरवाइज पूरी रिएक्शन आपकी वेस्ट हो गई। ठीक है, लिखना ही है आपको। तो ये बन गया हमारा पॉलीथीन। आपको पता है पॉलीथीन डिफरेंट ये होती है ना, थिकनेस के अकॉर्डिंग डिफरेंट माइक्रोन, आपने देखा होगा। बहुत ये यूज मत करो, अच्छी वाली यूज करो, थिकनेस बढ़ाओ वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो जो पॉलीथीन है डिफरेंट कैटेगरी के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है। जैसे बॉटल जो आपके पास है उसमें भी तो अलग अलग क्वालिटीज होते हैं ना। 50 रुपए की भी बॉटल मिलती है, 500 रुपए की भी बॉटल मिलती है, अरे डिफरेंट क्वालिटीज होते हैं। तो दैट डिफरेंट क्वालिटी डिपेंड अपॉन द सम प्रोसेस ना। पॉलीथीन तो पॉलीथीन ही है, बट उसके प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उसके दो टाइप है। वन इज अ लो डेंसिटी पॉलीथीन एंड अनदर इज अ हाई डेंसिटी पॉलीथीन। तो पॉलीथीन की क्वालिटी के अकॉर्डिंग, पॉलीथीन की क्वालिटी के अकॉर्डिंग उसके दो कैटेगरी है। वन इज अ लो डेंसिटी एंड अनदर वन इज अ हाई डेंसिटी। तो अब देखते हैं लो डेंसिटी कैसे बनाते हैं एंड हाई डेंसिटी पॉलीथीन कैसे प्रिपेयर किया जाता है। ओके, तो जनरली ये जो बना यही पॉलीथीन है, ये जो आपने बनाया है यही पॉलीथीन है। अब इसको लो डेंसिटी कैसे बनाते हैं और हाई डेंसिटी कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। लो डेंसिटी कैसे बनाते हैं एंड हाई डेंसिटी कैसे बनाते हैं। ओके, तो ये जो है, तो व्हेन यू प्रिपेयर द पॉलीथीन, लो डेंसिटी पॉलीथीन, लो डेंसिटी पॉलीथीन, तो यहाँ पर जो कैटलिस्ट यूज होता है रिएक्शन को कैरिड आउट करने के लिए, तो क्या यूज करना है, सी हियर अच्छे से,
catalyst. Trace of O2 peroxide at 350 to 370 Kelvin, 1000 to 2000 atmospheric pressure, then this polythene is a low density polythene. ठीक है ना. एरो पर ये लिखना है इन प्रेजेंस ऑफ दिस कंडीशन. इस कंडीशन में जो भी बना, मतलब आपने ये मोनोमर ले लिया, रॉ मटेरियल सेम है. ये जो मोनोमर यूज कर रहे हैं वो लो डेंसिटी में भी सेम है, हाई डेंसिटी में भी सेम है. बस लो डेंसिटी कब बनेगा, मोनोमर के बाद क्या यूज कर दोगे, ट्रेस ऑफ ऑक्सीजन, पेरोक्साइड, टेम्परेचर और इतना प्रेशर, जो बनेगा वो क्या रहेगा आपका, लो डेंसिटी पॉलीथीन रहेगा. ठीक है, लो डेंसिटी पॉलीथीन. ये फार्मूला यही पॉलीथीन. आप इसी को लो डेंसिटी लिख सकते हो, उसी को हाई डेंसिटी लिख सकते हैं. सिर्फ ये इस पर डिपेंड करेगा एरो पर जो आप ऐड कर रहे हो. तो ये हमारा लो डेंसिटी पॉलीथीन. ओके, अब देखते हैं हाई डेंसिटी पॉलीथीन कैसे बनता है. सेम रिएक्शन. ठीक है, अब आपको क्या ऐड करना है, मोनोमर सेम है, टेम्परेचर 33 केल्विन टू 343 केल्विन, 6 to 7 atmospheric pressure, catalyst. Here use a catalyst. The name of the catalyst is Ziegler-Natta catalyst. Ziegler-Natta is a name of catalyst used in this process. Ziegler-Natta. Ziegler-Natta is the name of scientist who discovered the catalyst, and the chemical name of this catalyst is triethyl aluminium with titanium tetrachloride. This is the chemical name of Ziegler-Natta catalyst. तो एरो पर जो आप Ziegler-Natta catalyst ऐड कर रहे हो वो उसका केमिकल नाम क्या है, ट्राइएथाइल एल्यूमिनियम विथ टिटेनियम टेट्राक्लोराइड. ये कैटालिस्ट यूज करने पर आपका जो पॉलीमर मिलेगा वो क्या मिलेगा, हाई डेंसिटी पॉलीमर मिलेगा. ओके, मैं ये रिएक्शन लिखकर बता रहा हूँ आपको. आपके पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2. ओके, अगर आप इसके अंदर में क्या करते हो, 333 केल्विन टेम्परेचर टू 343 केल्विन at a 6 to 7 atmosphere pressure, use a catalyst that is called as the Ziegler-Natta catalyst. आपको जो मिलेगा यहाँ पर CH2 ये इधर बढ़ा, ये इधर बढ़ा अप टू द एंड टाइम एंड फॉर्म द हाई डेंसिटी पॉलीथीन. क्या मिला आपको, हाई डेंसिटी पॉलीथीन मिला. इसी में ये यूज ना करते हुए अगर आप क्या करते हो, ट्रेस ऑफ O2 peroxide at a temperature 350 to 370 Kelvin, pressure 1000 to 2000 atm, same CH2 up to the end time and form the polythene that is called as the low density polythene. क्लियर बेटा, कोई डाउट नहीं. लो डेंसिटी एंड हाई डेंसिटी में सेम रिएक्शन. आपकी लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी के लिए रिएक्शन चेंज नहीं हो रही है. लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी के लिए आपके रिएक्शन सेम है, सिर्फ क्या बदल रहा है आपका, कैटालिस्ट चेंज. क्या चेंज हो रहा है, सिर्फ आपका कैटालिस्ट चेंज हो रहा है. अगर आप कैटालिस्ट को चेंज करते हो तो आपका वो क्या बन रहा है, लो डेंसिटी, और वही क्या बन रहा है आपका, हाई डेंसिटी पॉलीथीन. तो हमने एक ही रिएक्शन के अंदर में दोनों को दिखा दिया है, तो आप नोट डाउन कर सकते हो ताकि आपका कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा. Ziegler-Natta कैटालिस्ट, उसका नाम अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया है आप लोगों को. टिटेनियम ट्राइएथाइल एल्यूमिनियम with titanium tetrachloride is a
अब थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं उनके प्रॉपर्टीज वगैरह कैसे क्या होते हैं. सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द लो डेंसिटी पॉलीथीन. क्या प्रॉपर्टीज होते हैं लो डेंसिटी पॉलीथीन के. एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल बट टफ, केमिकली इनर्ट एंड मॉइस्चर रेजिस्टेंस, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विथ मेल्टिंग पॉइंट 110 डिग्री सेल्सियस. लो डेंसिटी पॉलीथीन कैसे होती है, ठीक है ना. तो केमिकली इनर्ट होता है, मॉइस्चर रेजिस्टेंस, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विथ मेल्टिंग पॉइंट 110 डिग्री सेल्सियस. यूजेस यस देखकर ही समझ में आ रहा है आपको कहाँ पर यूज किया जा सकता है. यूजेस ऑफ लो डेंसिटी पॉलीथीन कहाँ पर यूज किया जाता है. यूज प्रिपरेशन ऑफ पाइप ऑफ एग्रीकल्चर, इरिगेशंस, डोमेस्टिक वेस्ट लाइन कनेक्शन, इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक केबल. इलेक्ट्रिक केबल के ऊपर जो प्लास्टिक का वायर होता है, सो दैट ये दिस इज इंसुलेशन, ठीक है ना. ये इट इज इंसुलेशन, ठीक है ना. जिसको करंट नहीं लगता है उसको इंसुलेशन. आल्सो यूज इन द सबमराइन केबल इंसुलेशन. इट इज यूज इन एक्सट्रूड फिल्म शीट्स, मेनली पैकिंग, हाउसहोल्ड यूज लाइक बॉटल, अट्रैक्टिव कंटेनर एक्सेट्रा. 2-3 आपको याद रखना है, कोई भी जो आपको याद रहे 2-3 चीज़ें याद रख लेना है. उसके बाद हाई डेंसिटी पॉलीथीन कैसे होता है हमारा. हाई डेंसिटी पॉलीथीन, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ हाई डेंसिटी पॉलीथीन. हाई डेंसिटी पॉलीथीन की प्रॉपर्टीज, क्रिस्टलाइन, मेल्टिंग पॉइंट इन द रेंज ऑफ, आप देख सकते हो उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना हाई है, 150 डिग्री सेल्सियस. मतलब कितना स्ट्रॉन्ग क्वालिटी का होता होगा वो, 150 डिग्री सेल्सियस इतना मेल्टिंग पॉइंट है उसका, ठीक है ना. स्टिफर देन लो डेंसिटी पॉलीथीन एंड हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस, मोर रेजिस्टेंस टू केमिकल. उस पर जनरली केमिकल का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, मोर रेजिस्टेंस होता है उसका, केमिकल का इफेक्ट नहीं होता है उसके ऊपर में. तो ये है उसके प्रॉपर्टीज. व्हाट आर द यूजेस, कहाँ पर उसका यूज किया जाता है, ठीक है ना. यूजेस, मैन्युफैक्चर ऑफ टॉय, अदर हाउसहोल्ड आर्टिकल लाइक बकेट, डस्टबिन, बॉटल, पाइप एक्सेट्रा. It is used in the preparation of laboratory wares and the other objective where high tensile strain and thickness. लेबोरेटरी के अंदर में, लैब के अंदर में जो भी प्लास्टिक वेयर यूज होता है, बिकर वगैरह, मेजरिंग सिलेंडर वगैरह जो भी हम यूज करते हैं, ठीक है ना, वो ऑल दीज एपरेटस कैन मेड अप ऑफ द हाई डेंसिटी पॉलीथीन. हाई डेंसिटी पॉलीथीन. आज हमने सम इम्पोर्टेंट पॉलीमर के अंदर में 2 सबसे इम्पोर्टेंट, ऐसे बहुत सारे पॉलीमर देखना है जिसमें हमने 2 सबसे इम्पोर्टेंट पॉलीमर देखे. नंबर फर्स्ट, नेचुरल रबर कैसे बनता है, उसके प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसका यूज़ क्या है. उसके बाद हमने उसमें ये भी देखा कि नेचुरल रबर को डायरेक्टली हम यूज़ नहीं कर सकते, तो उसको यूज़फुल बनाने के लिए एक प्रोसेस फॉलो करते हैं. उसको क्या कहते हैं हम लोग, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, ठीक है ना. और उसके अंदर में उस प्रोसेस में सल्फर को ऐड किया जाता है, ठीक है. उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट पॉलीमर देखिए हमने, पॉलीथीन. पॉलीथीन, इथीन इज अ मोनोमर. फॉलो द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन टू गेट द पॉलीथीन बाय यूजिंग सम पर्टिकुलर कैटलिस्ट. द पॉलीथीन आर ऑफ 2 टाइप, लो डेंसिटी एंड हाई डेंसिटी. कैटलिस्ट के अकॉर्डिंग हाई डेंसिटी के अंदर में जो कैटलिस्ट यूज करते हैं, इट इज अ स्पेसिफिक कैटलिस्ट हैविंग द नेम इज जिंगलर नाटा कैटलिस्ट. उसके अकॉर्डिंग हमारे
लो डेंसिटी एंड हाई डेंसिटी पॉलीथीन बने, उसके हमने प्रॉपर्टीज देखा एंड यूजेस देखा, ठीक है ना।